दोस्तों नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित प्रश्न करेंगे। शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि ये प्रश्न रोजगार निर्माण से लिए गए हैं। रोजगार निर्माण मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा निकाला जाने वाला एक साप्ताहिक पत्र है। आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने उसको देखा होगा और उसमें यहाँ मध्य प्रदेश की प्रमुख खबरें तो छपती हैं, निविदा टेंडर भी छपते हैं, लेकिन हम विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो मध्य प्रदेश के एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा दिए गए MPPSC और अन्य परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों का संग्रह हर बार होता है और करेंट अफेयर्स भी होता है। तो यदि आप इस रोजगार निर्माण का प्रयोग अभी तक नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करें, परीक्षाओं में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। और इस बार के जो मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित प्रश्न हैं, ये एक जो टाटा मैकग्रा-हिल की किताब है मध्य प्रदेश का विस्तृत अध्ययन, आपने देखा होगा बहुत लोगों ने। तो जो वो किताब है जो जिसके राइटर जितेंद्र भदौरिया हैं, उन्होंने इन 25-26 प्रश्नों का संग्रह प्रकाशित किया है। यह अभी हाल ही में अप्रैल में जो अंक है 11 अप्रैल का अंक है रोजगार निर्माण का, उसमें प्रकाशित हुए हैं। और इन 26 प्रश्नों के माध्यम से हम उसके इर्द गिर्द में जो और प्रश्न बनेंगे उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, ताकि इन 26 के माध्यम से आपको 100 से अधिक प्रश्न कवर हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। आप स्क्रीन पर जैसा देख रहे हैं वो तो दिखेगा ही दिखेगा आपको, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं अन्य चर्चा विस्तार में करूँगा, इसलिए आप देखने के साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना जरूर। ऑप्शन है इसमें दिख रहे हैं आप, उसमें उत्तर बी लिख दिया है 77,842 वर्ग किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि वन क्षेत्रफल का सर्वे करता कौन है, बताता कौन है। तो उसके लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। वन सर्वेक्षण देहरादून, ये जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलते हैं वन सर्वेक्षण, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? भारतीय वन सर्वेक्षण बोलते हैं जिसको, ये देहरादून में है इसका हेड ऑफिस। इसका काम ही है कि फॉरेस्ट का और जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं जिसको चैंपियन सेट ने दिया था, ये और जो बायोडाइवर्सिटी है उसका सर्वे करना। और ये जो है प्रत्येक 2 वर्ष में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। हर साल रिपोर्ट नहीं देता, बल्कि प्रति 2 वर्ष में। तो अभी जो रिपोर्ट आई है ये कब की आई है? 2019 की आई है। उसके अनुसार मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्र जो है वो 77,882 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। तो मध्य प्रदेश इस समय सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो है ये वन वाला प्रतिशत वो है 25.14। कुछ चीज़ें और हम देख लें कि जो अभी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2019 की आई है उसमें और क्या क्या अन्य बातें हैं इस प्रश्न के अलावा। तो सबसे अधिक प्रतिशत की दृष्टि से यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा वन जो है वो भारत में मिजोरम में है, 85% से अधिक। प्रतिशत की दृष्टि से हम शुरू के 3 राज्य यदि देखें तो 85% के साथ मिजोरम पहले स्थान पर, फिर अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश 79%, और फिर मेघालय है 76%। ये प्रतिशत हो गया। बट एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य मध्य प्रदेश है, 77,482 आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, 66,000 कुछ वर्ग किलोमीटर है, और फिर छत्तीसगढ़ है 55,000 कुछ वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा कुछ और डेटा मैं आपको बता दूं कि जो अपने पहाड़ी राज्य हैं इंडिया में उसमें वन काफ़ी हैं, लगभग 40% वन है पहाड़ी क्षेत्रों में। और जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें हम, तो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम 8 सिस्टर्स कर दें, वहाँ पर वनों की पोजीशन जो है वो 65% से अधिक है। एक चीज़ और बता दें हम इसी प्रश्न को लेके कि फॉरेस्ट पर व्यक्तियों की निर्भरता या डिपेंडेंसी कैसी है। तो ईंधन के मामले में यदि वन के लकड़ियों के ईंधन की बात करें तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा ईंधन पे वनों पे कौन निर्भर है? महाराष्ट्र। जबकि हम यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश चारा, बांस और इमारती लकड़ी के दृष्टिकोण से नंबर 1 पे है, वनों पर निर्भर, ठीक है। वनों पर निर्भर मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। किन किन मामलों में? चारा में, बांस में और इमारती लकड़ी में। तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट हो गई और उससे संबंधित डेटा। दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोला जाता है, सबसे ज़्यादा बाघ यहाँ हैं। इसने संख्या पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश में बाघ जो अभी हाल ही में गणना की गई है उसमें कितने बाघ हैं। तो सबसे पहले हमें देखें कि गणना कब की गई है। तो राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में की गई है। उसमें देश में कुल कितने बाघ हैं? 2,967। उसमें मध्य प्रदेश में कितने हैं? 526। तो मध्य प्रदेश में
सबसे ज़्यादा बाघ हैं। आइए इस रिपोर्ट को भी हम देखें। ये देखिए, आप देख रहे हैं बाघों की अनुमानित संख्या पर अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 जारी की गई है। ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि टोटल बाघों की संख्या 2967, मध्य प्रदेश 526 नंबर 1 पे है। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? कर्नाटक 524 के साथ, और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड 442 के साथ। ये तो स्टेट वाइज हुई रिपोर्ट। अब इसमें यदि हम टाइगर रिजर्व वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व बाघ कहाँ किस टाइगर रिजर्व में है यदि प्रश्न आता है तो उत्तराखंड में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको जो कि टाइगर रिजर्व में देश का पहला टाइगर रिजर्व है, वहाँ सबसे ज़्यादा बाघ हैं 231। अब आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, ये आपके 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरा प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो बहुटी जलप्रपात है। ठीक है, ये रीवा में है और इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। वहीं पर देखिए चचाई जलप्रपात भी है जो बीहड़ नदी पे है, लेकिन वो छोटा है, वो 130 मीटर है। ठीक है, इसको आइए हम देखें। ये चित्र में आप देख रहे हैं मऊगंज रीवा में बहुटी जलप्रपात है जो काफ़ी ऊंचा दिख रहा है, आप देख भी रहे हैं। इसका डिटेल आप यहाँ देखें कि बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह सेलर नदी पे है, और जो सेलर नदी है किस नदी पे है? सेलर नदी। और ये सेलर नदी मऊगंज की घाटी से निकलकर बीहड़ नदी से मिलती है, और यहीं पर ये जलप्रपात है ना, जो चचाई के पास ही है। लेकिन है कौन सा सबसे ऊंचा? बहुटी, जो कि 198 मीटर मतलब 650 फीट ऊंचा है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता होगा कि जो चंबल क्षेत्र है उत्तर का, है ना, मध्य प्रदेश का उत्तरी एरिया है, जिसमें भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले आते हैं, वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। और उसमें भी पर्टिकुलर देखिए, आप चारों ऑप्शन में देखिए सिर्फ भिंड नाम दिया है, तो भिंड में सबसे कम वर्षा है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा है। आपको इसकी लोकेशन पता होना चाहिए कि ये जो श्योपुर, मुरैना और भिंड की लोकेशन जो आप देख रहे हैं, तो सबसे इस तरफ श्योपुर है, बीच में मुरैना है और भिंड है। ये जो मुरैना येलो कलर का देख रहे हैं आप, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मुरैना से देखते हैं तो मुरैना के पश्चिमी जो मुरैना एक ऐसा ज़िला है जिसकी सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को टच करती है। ठीक है, यहीं से डिवाइडेशन होता है। अगला प्रश्न देखें हम, 5वां, मणिखेड़ा जल विद्युत केंद्र की आपूर्ति किस नदी से होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो है ये जल विद्युत केंद्र कहाँ है। तो मणिखेड़ा कहाँ है? शिवपुरी में है, बांध है ये, वहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। 60 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 2006 में शुरू हुआ था, और किस नदी पे है? सिंध नदी पे है। यदि हम इसको देखें कि किस रूप में है, तो ये है मणिखेड़ा डैम, जो कि शिवपुरी में है। और शिवपुरी और सिंध दोनों साथ में याद हो जाएगा, शिवपुरी जैसे ही आपको याद आए सिंध याद आ जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव किसे कहा जाता है? देखिए ये कुछ आर्ट प्रश्न है, जनरली आपको किताबों में मिलेगा नहीं, मुझे भी इसमें ही पहली बार दिखा कि राष्ट्रीय मानव किस जनजाति को कहा जाता है। तो बैगा जनजाति है, जो डिंडोरी जिले की प्रमुख जनजाति बैगा है, उसको राष्ट्रीय मानव कहा जाता है। और एक बात, जनजातियों की चर्चा चली ही है तो ये भी मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां हैं जो अत्यंत पिछड़ी हुई मानी गई हैं। उसमें बैगा भी है, एक बैगा है, सहरिया है और तीसरी भारिया है। आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि सहरिया कहाँ की है और भारिया कहाँ की है। 7 नंबर में आप प्रश्न देखें कि मध्य प्रदेश में किस जिले में नर्मदा नदी प्रवाहित नहीं होती? डिंडोरी, हरदा, खरगोन, रीवा। अब आपको पता है कि नर्मदा नदी अनूपपुर के अमरकंटक से निकली हुई है, फिर ये मध्य प्रदेश के 15 जिलों से गई है, और ये पश्चिम में होते हुए फिर कहाँ है? गुजरात, थोड़ा सा पोर्शन महाराष्ट्र का है, यहाँ गई हुई है। यदि आप इनके ज़िलों को देखें तो आप मैप में जब देखेंगे, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से अमरकंटक से शुरू होकर मैप में आप ज़िले देख लेंगे तो आपको स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अभी प्रश्न पूछा है किस ज़िले में नहीं है ये, है ना, ज़िलों का नाम बदल सकता है, इसलिए आपको ज़िलों के पोजीशन यदि याद है। ये मैप रीडिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनमें आप रट नहीं सकते। यदि आप मैप रीडिंग आपने अच्छे से किया है, ये प्रश्न आपको आसानी से बन जाएंगे। 8वां प्रश्न जो आप देख रहे हैं पूरा आया नहीं है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा जिला है? अब ढेर सारे जिले हैं, इसलिए ऑप्शन इसमें मैंने नहीं निकाला है। कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से गुजरी है। यदि आपको मैप पे पता है तो आप बिल्कुल बता देंगे कि इसके उत्तर में कौन से ज़िले हैं, दक्षिण में कौन से ज़िले हैं। आइए इस मैप में देखें, 14 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के जो कर्क रेखा जिनसे होके गई है। शुरुआत यहाँ से करें, देखिए रतलाम से गई है सबसे पहले, आप देख रहे हैं, फिर उज्जैन, फिर
आगर, पहले शाजापुर आता था, अब जैसे ही शाजापुर से आगर मालवा हो गया तो शाजापुर से कर्क रेखा नहीं गई है, बल्कि कहाँ से गई है, आगर मालवा से। फिर राजगढ़, फिर भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर भी है, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। याद करने का क्या तरीका है, आप टुकड़ों टुकड़ों में याद करिए। देखिए रतलाम, उज्जैन और आगर मालवा, इतना याद रहेगा आपको। फिर भोपाल संभाग के जो 5 जिले हैं, पांचों से होके गई है। राजगढ़ भी है भोपाल में, देखिए भोपाल भी है, सीहोर भी है, विदिशा भी है और रायसेन भी है। 5 जिले ये हो गए। फिर सागर दमोह है, फिर जबलपुर कटनी है, फिर उमरिया शहडोल है। और इसने पूछा हुआ है कि किस जिले से नहीं होती, तो नीचे के जिले जो लिखेंगे आप, जितने देख रहे हैं आपको, जितने भी आप नीचे के खंडवा खरगोन देख रहे हैं, इनसे होके नहीं गई, या ऊपर कुछ भी लिख दे जिलों के, वो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको। तो 14 जिलों के नाम याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखें, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो माही नदी है, उत्तर इसका है। ये धार जिले से निकली है, विंध्य पर्वत से, ठीक है, जो कि इसकी कुल लंबाई 580 किलोमीटर है और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान के बांसवाड़ा में इस पर बांध बना है, बजाज सागर बांध। 10वां प्रश्न है, रामायणकालीन भरत मिलाप का स्थल किस जिले में है, तो सतना जिले में है। सतना जिला जो है आपको पता है, चित्रकूट में रुके हुए थे जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे, तो चित्रकूट में कुछ समय के लिए रुके हुए थे। वहाँ कई स्थल हैं उनसे संबंधित, उसमें से एक भरत मिलाप भी है। कुछ अन्य स्थलों की बात करें तो मंदाकिनी घाट या मंदाकिनी तट है, वहाँ पर राम घाट है, जानकी कुंड है, गुप्त गोदावरी है, सती अनसुईया है, वहाँ के प्रमुख स्थल है रामायणकालीन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जनजाति और उससे संबंधित प्रतीक जोड़ों में गलत कौन सा है, ठीक है, तो भारिया। आप जब ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो एक देखिए, जैसे भारिया बड़म रथ बिल्कुल होता है, सही है। कोल की गोहिया पंचायत बिल्कुल होती है। फिर भील पोड़ा खेती ये नहीं है। गोंड जनजाति का बूढ़ादेव बिल्कुल होता है। जो ये पोड़ा खेती की बात कर रहे हैं, जिसको हम झूम खेती पे बोलते हैं, ये बैगा करते हैं। बैगा जनजाति झूम खेती करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना, जंगलों को जला के साफ करके खेती करते थे। फिर नेक्स्ट जो है कुछ सालों बाद जैसी फर्टिलिटी कम हुई तो अगला जंगल उन्होंने चूज किया, जो आजकल नहीं है, पहले होती थी। तो ये पोडा जो है, इसको इसी झूम को क्या बोलते हैं वो लोग अपने लोकल बोली में पोडा, तो ये बैगा में होती है। जब किसने क्या लिखा है भील, तो भील, ये उत्तर आपका गलत हो जाएगा। भील क्या करते हैं, भील भी कभी करते हैं कभी कभी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, लेकिन उसकी प्रणाली जो है शिफ्टिंग में नहीं है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स हो गए हैं, उसको नाम क्या दिया है, चिमाता, चिमाता उनकी खेती के नाम दिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षित सड़कों, जो स्टेट हाईवेज हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे का तो वो करेगा सेंट्रल। फिर जो स्थानीय सड़कें हैं शहर के अंदर, वो नगर निगम करेगा, और बाकी जो स्टेट हाईवे हैं उनका रख रखाव और निर्माण कौन करेगा, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग। तो टोटल कितनी उसकी लंबाई पूछा है किलोमीटर में, 70,900। अगला प्रश्न है 13 नंबर का, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना की क्षमता कितनी है, ठीक है, तो 750 मेगावाट। इसमें देखिए क्षमता पूछा। अगला प्रश्न पूछ सकता है ये कहाँ है, तो ये रीवा के गुड़ तहसील में है, ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट है। इसमें 250 मतलब 250 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई हैं, तीनों को मिला के कितना हो गया, 750 मेगावाट, ठीक है। और आपको पता है कि सौर ऊर्जा से जो है प्रदूषण बिल्कुल नहीं होता, तो इसकी तुलना किया, कंपेयर किया है कि इन तीनों इकाइयों के चालू होने के बाद इससे लगभग 15 लाख टन CO2 के बराबर कार्बन उत्सर्जन कम होने की संभावना है। ये है ये सोलर प्लांट की लिस्ट जो दिया गया है, जिसमें आप गुड़ में देख रहे हैं रीवा वाला अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना रीवा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विद्युत उत्पादक जिला कौन सा है, तो ये खंडवा। अब इस प्रश्न में देखिए आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे। आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा विद्युत का प्रोडक्शन या ऊर्जा राजधानी या ऊर्जा सिटी, ऊर्जा शहर कौन सा है, तो सिंगरौली है मध्य प्रदेश का। बट इसमें उत्तर उन्होंने क्या लिखा है भदौरिया जी ने, खंडवा, ठीक है। उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में ताप विद्युत की 4 इकाइयाँ हैं, ठीक है। एक जो है सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र है जो 2520 मेगावाट की है। फिर ओमकारेश्वर जल विद्युत है 520 मेगावाट की। फिर इंदिरा सागर परियोजना है 1000 मेगावाट की, और साथ में सोलर एनर्जी वाले भी हैं 200 मेगावाट का, और ओमकारेश्वर में 600 मेगावाट का। तो इसमें मैं आप इस प्रश्न को स्पष्ट कर दूं, जो ऊर्जा राजधानी है या ऊर्जा शहर है अभी भी सिंगरौली है, क्योंकि जो आप
इसमें मेगावाट कुल काउंट करेंगे इससे कहीं ज़्यादा सिंगरौली में है। सिंगरौली में अकेले जो एनटीपीसी का जो है सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वो 4000 मेगावाट से अधिक है। इसके अतिरिक्त क्या है, वहाँ पर एस्सार द्वारा निर्मित जो है पावर प्रोजेक्ट है, रिलायंस द्वारा निर्मित पावर प्रोजेक्ट है, हिंडाल्को द्वारा निर्मित पावर प्रोजेक्ट है। लेकिन आपको प्रश्न की प्रकृति को समझना पड़ेगा। जो ये मैंने सिंगरौली के बताया, जो एनटीपीसी वो सेंट्रल का है, और ये जो है एस्सार है, रिलायंस है, हिंडाल्को है, ये प्राइवेट जो हैं फर्म्स हैं। लेकिन यदि हम मध्य प्रदेश स्टेट पावर कॉरपोरेशन की बात करें, तो यदि स्टेट पावर कॉरपोरेशन द्वारा सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस जो है किस ज़िले में की जाती है, प्रश्न आता है तो क्या होगा, खंडवा। ओके, ये स्टेट, क्योंकि जितनी यूनिट आप देख रहे हैं इसमें खंडवा वाली, ओमकारेश्वर हो, चाहे वो यहाँ की हो इंदिरा सागर परियोजना हो, ये स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी द्वारा बनाई गई हैं। बट जो सिंगरौली की बात कर रहे हैं वहाँ पर सेंट्रल और प्राइवेट दोनों को मिला के बनाई गई हैं। तो ओवरऑल प्रोडक्शन देखेंगे तो सिंगरौली में ज़्यादा होगा, बट स्टेट पावर जनरेटिंग कंपनी वाला देखेंगे तो खंडवा में होगा। इसमें प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर देना है। जनरली प्रश्न ऐसा ना कि ऐसे ही पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो सिंगरौली होता है। फिर है सेल्दा डालची विद्युत इकाई किस जिले में है। ये नाम से ही आपको याद रखना है कि ये खरगोन में है। विद्युत उत्पादन जो कंपनी है एनटीपीसी है, उसने देश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाई स्थापित की है सेल्दा डालची खरगोन में। 1320 मेगावाट की है। इसकी क्षमता भी याद रखना है, कई बार क्षमता भी पूछ लेता है आप, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तारित कौन से वन हैं। आपको पता है कि वनों को जो है प्रशासनिक दृष्टि से 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, आरक्षित, संरक्षित और गैर वर्गीकृत। आरक्षित मतलब रिजर्व, फिर संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड, और अनक्लासिफाइड मतलब गैर वर्गीकृत। तो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ आरक्षित हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं 65%, फिर 33% क्या है, प्रोटेक्टेड हैं, संरक्षित हैं, और 2% क्या है, गैर वर्गीकृत, अवर्गीकृत हैं। तो सबसे अधिक क्या है, आरक्षित हैं, जो कि 65% है। फिर देखिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2019 की रिपोर्ट, फिर उसी पर आधारित एक प्रश्न फिर पूछ लिया कि कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वृद्धि हुई है। तो हमने चर्चा किया था कि एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है वो हर 2 साल में एक बार रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो अभी ये 19 की रिपोर्ट है, पहले कब प्रकाशित किया होगा, 17 में किया होगा, ठीक है। तो 17 में जो वन क्षेत्र था उससे हमने कंपेयर किया 19 से, तो कितना बढ़ा हुआ मिला। 17 के बाद जो 19 में रिपोर्ट आई उसमें 17 की तुलना में 68 वर्ग किलोमीटर अधिक वन क्षेत्र मिला। तो वृद्धि कितनी हुई, 68 वर्ग किलोमीटर अधिक। फिर है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 19 के अनुसार, ये वही प्रश्न है, दोबारा हो गया है। अखबारी कागज कारखाना नेपा नगर की स्थापना कब हुई थी। तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज जहाँ बनता है 1947 में स्थापित किया गया था। बाद में 1959 में इसको केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम बनाया, और ये देश का पहला अखबारी कारखाना था, प्रदेश का नहीं बल्कि देश का पहला अखबारी कारखाना था। फिर है मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, तो चंबल क्षेत्र है। चंबल नदी और उनकी सहायक नदियाँ जो हैं, जलोढ़ मिट्टी मतलब बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, और साथ साथ में चंबल वाला क्षेत्र उससे बना हुआ है। तो इसलिए उत्तर क्या हो गया, उत्तर, यह उत्तर वाला, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूछा है। यह मिट्टी उत्तर में मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी जिले में लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में फैली हुई है। वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ पर है। वन राज्यिक महाविद्यालय जो है इसमें फॉरेस्ट रेंजर्स की ट्रेनिंग होती है, यह बालाघाट में है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग के लिए 8 वन विद्यालय भी हैं, जिनके नाम आप देख रहे हैं। बैतूल में है, अमरकंटक जो अनूपपुर ज़िले में आता है, फिर शिवपुरी में है, लखनादौन जो सिवनी ज़िले में आता है, गोविंदगढ़ रीवा ज़िले में आता है, पचमढ़ी होशंगाबाद में आता है, झाबुआ स्वयं जिला है, और ताला उमरिया, इन 8 जगहों में वन विद्यालय हैं। और वन राज्यिक विद्यालय की बात करेंगे जहाँ मतलब रेंजर्स की ट्रेनिंग होती है, तो वो बालाघाट में है। फिर अगला प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ हैं। तो ये छिंदवाड़ा में है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा मैं व्याख्या में भदौरिया जी के, कि उन्होंने लिखा है कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून से संबंध मध्य प्रदेश में निम्नलिखित संस्थान है, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर दें, जो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की बात कर रहा है, तो जो है FRI उसको क्या है, इसमें आप देखें, जो भारत का सबसे बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, जिसकी बिल्डिंग ही ज़बरदस्त है ना। शूटिंग्स भी हुई हैं फिल्मों की, आप देख रहे हैं, है ना। तो ये बिल्डिंग ही ज़बरदस्त है, उसकी आप देख रहे हैं, और कैंपस भी बहुत अच्छा है वहाँ। मैं पर्सनली वहाँ मैं काम कर चुका हूँ, जा चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसकी
जो देहरादून की ब्रांचेज हैं, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी ऑल ओवर इंडिया में 11 ब्रांचेज हैं। उनमें से 2 ब्रांच मध्य प्रदेश में हैं। एक कौन सी है? जबलपुर में है उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान, जो आप देख रहे हैं ना तीसरे नंबर पे, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, ये जबलपुर में है, जो कि देहरादून की ब्रांच है। और दूसरा है छिंदवाड़ा वाला वानिकी अनुसंधान केंद्र छिंदवाड़ा। ये हैं अपनी जो वन अनुसंधान केंद्र देहरादून की ब्रांचेज। क्लियर? हेड ऑफिस हो गया आपका देहरादून, मध्य प्रदेश में उसकी 2 शाखाएं, एक जबलपुर में है और दूसरी है छिंदवाड़ा में। ये जो चित्र देख रहे हैं आप, हेड ऑफिस देहरादून का देख रहे हैं, और ये जो लिखा है TFRI, ये जबलपुर का है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि इन्होंने 2 और संस्थानों की बात लिखा है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, IIFM इसको बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जो है ये FRI देहरादून के अंडर में नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में है, पहली वाली शाखा जो IIFM भोपाल है। ठीक है। और जो चौथा लिखा है राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, जो कि पॉलीपैथर जबलपुर में है, यह स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। ठीक है। अब मैं एक बार आपको फिर से बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। जो पहला नंबर का लिखा है भारतीय वन प्रबंध संस्थान भोपाल, जिसको हम बोलते हैं IIFM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संस्थान है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। दूसरा जो वानिकी अनुसंधान छिंदवाड़ा है और उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जबलपुर है, ये देहरादून का जो वन अनुसंधान संस्थान है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी शाखाएं हैं, उसके अंडर में आते हैं। और एक चौथा जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो जबलपुर में आप देखें दोनों हैं, सेंट्रल का जो है TFRI है, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान, जो बरेला रोड पे है, और जो राज्य वाला अनुसंधान है वो ग्वारीघाट रोड पे है। फिर लिखा है राज्य मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना किस वर्ष की? तो 1962 में खनिज निगम स्थापित हुआ। 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मुख्य कौन से हैं? तो हीरा है, मैग्नीज है, पारोफिलाइट है, तांबा है ना, ये मुख्य है। और फिर अगला आता है सिडोली प्रथा किससे संबंधित है? तो सिडोली प्रथा कोरकू जनजाति की है, कोरकू ट्राइब्स की है। और ये मृतक जब मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उनकी समाधि बनाने के बाद एक लकड़ी का खंभा या डंडा या स्तंभ लगा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मंडो लगाने की प्रथा, उसी को क्या बोलते हैं? सिडोली। ठीक है। सिडोली पर मृत्यु भोज और नृत्य करने की परंपरा है। तो जैसे वो मतलब समाधि बनाते हैं तो एक डंडा मंडो लगाते हैं और साथ में मृत्यु भोज और नृत्य होती है, ये है सिडोली। फिर जनजाति और उससे संबंधित कुछ प्रथाओं की बात और इन्होंने किया है। तो इससे कौन से असंबद्ध है लिखा जो नहीं हो है? तो कोल में दहका नृत्य है, पहला कोरकू में जो रोती होता है, दहका नृत्य कोल में होता है। गोंडों में लमसना विवाह होता है, जो घर मतलब वधु मूल चुकाने के लिए घर में जो है घर जमाई बन के जो है लड़का आ जाता है। तीसरा लिखा है, चौथा इसमें भारिया पिठोरा चित्र भारिया का नहीं है। पिठोरा चित्र याद रखिएगा आप, भीलों का है। पिथौरा या पिठोरा भित्ति चित्र जो है भीलों की है। और भील क्या है? एक मतलब धार्मिक दृष्टि से चित्र बनाते हैं, और उनके मुख्य कलाकार आपने सुना होगा अभी हाल ही में, मतलब कोरोना पीरियड में लगभग साल भर पहले जिनका निधन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पिथौरा भित्ति चित्रकार थे पेमा फाल्या। भीलों के घरों को क्या बोलते हैं? फाल्या, और हम उसी से बना हुआ है पेमा फाल्या। ये किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भीलों के पिथौरा चित्र के जो हैं कलाकार थे, जिनका कोरोना पीरियड में साल भर पहले निधन हो गया। ये आप देख रहे हैं उसमें, ये देखिए, ये है पिथौरा चित्रकारी। ठीक है, ये पिथौरा चित्रकारी है जो भीलों की है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि पिथौरा मेड बाय पेमा फाल्या। ठीक है, भीलों का विश्व प्रसिद्ध पिथौरा है जो पेमा फाल्या थे, जिनका साल भर पहले निधन हो गया। इसके बाद प्रश्न है कि क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर से गेहूं की 2 कौन से किस्में विकसित की गई हैं? तो ये 2 हैं, अहिल्या और वाणी। अहिल्या और वाणी करके 2 किस्में विकसित की गई हैं। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप। ये क्षेत्रीय लेवल का जो है गेहूं अनुसंधान केंद्र इंदौर में, आपको पता होगा कि गेहूं राज्य स्तर का अनुसंधान केंद्र गेहूं का कहाँ है? तो होशंगाबाद के बाबई में है। और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेहूं और दाल का अनुसंधान केंद्र जबलपुर के खमरिया में बन रहा है, प्रस्तावित है। ये क्षेत्रीय लेवल का है। 26 नंबर में लिखा है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र हैं, जो कुल क्षेत्रफल का 53.44% है। आशा है आप सभी को
ये वीडियो पसंद आया होगा और इन प्रश्नों के माध्यम से आपने इन 26 के माध्यम से आपने 100 से अधिक प्रश्न किए होंगे। आपको गौर से सुनने की आवश्यकता थी मात्र। आगे इस तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे।